Hello students, I am CA Sayali Limaye and let's continue with our May 25 RTP discussion for CA Foundation Account subject. So हमने 4 questions complete किए थे. Now we will start with question 5. Question 5 is on bank reconciliation statement. So आपको क्या करना है देखो, from the following information as on 31st March 24. Prepare a bank reconciliation statement after making necessary adjustments in the cash book. So आपको पहले adjusted cash book prepare करना है, specifically question में दिया है, and then BRS prepare करना है. So आपको दिया है बैंक बैलेंस as per cash book, डेबिट बैलेंस है मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा. Then cash deposited but not yet credited. So this is timing difference. So ये BRS में आएगा. Then checks issued but not yet presented for payment. So ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये भी BRS में आएगा. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सो ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, तो हम इसको कैश बुक में एडजस्ट कर सकते हैं. डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब इसकी एंट्री पासबुक में हुई है क्योंकि डायरेक्टली कलेक्टेड इन बैंक है, बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो ये भी हम कैश बुक में एडजस्ट करेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट इंटीमेटेड. सो ये बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस, बट वो इंफॉर्मेशन अभी तक हमें इंटीमेट नहीं की, मतलब हमें नहीं बताई है. इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. सो ये भी क्या करना है, कैश बुक में एडजस्ट करना है. कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. सो कैश सेल्स है तो कैश बुक के कैश कॉलम में जाना चाहिए, बट रॉन्ग क्या हुआ है, इट इज एंटर्ड इन बैंक कॉलम. सो दिस इज एरर इन कैश बुक, तो ये कैश बुक में आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. सो इसकी एंट्री भी कैश बुक में होगी. देन नेक्स्ट, कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सो कस्टमर्स चेक डिसऑनर हुआ है तो पासबुक में एंट्री है, बट कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो ये भी हम कैश बुक में एडजस्ट करेंगे. एंड रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, तो ये देखो ये एरर बैंक ने किया है, तो बैंक ने एरर किया है तो हम कैश बुक में उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. सो ये जाएगा BRS में. ओके, सो जब भी क्वेश्चन में वो एडजस्टेड कैश बुक एंड BRS आपको पूछेंगे, तब आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एडजस्टमेंट्स BRS में जाएंगे एंड कौन से एडजस्टमेंट कैश बुक में जाएंगे. ओके, सो कैश बुक में कौन से एडजस्टमेंट जाते हैं, जो कैश बुक में एंटर ही नहीं हुए हैं, ओमिटेड इन कैश बुक, वो एक. एंड सेकेंड, एरर्स इन कैश बुक. हाँ, एरर्स इन कैश बुक नॉट इन पासबुक. सो देखते हैं इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है. और एक क्वेश्चन आपको पूछा है, also show the bank balance that will appear in the trial balance as on 31st March 24. So ये conceptual clarity के लिए क्वेश्चन पूछा है कि ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस जाएगा. सो जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है, ओके, वो बैलेंस जाता है ट्रायल बैलेंस में. सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द आंसर. सो पहले कैश बुक प्रिपेयर करना है. Cash book as on 31st March 24 after making necessary adjustments. Two balance brought down 16 lakh 25,000. Okay, opening. Checks deposited but not yet credited. Timing difference BRS. Check issued, वो भी timing difference, वो भी BRS. Bank charges debited by bank but not recorded in cash book. So payment side को ये लिखना है by bank charges 6250. Okay, next. डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 62,500, तो ये भी हम रिसिट साइड को लिख सकते हैं. सो रिसिट साइड को लिखना है 2 डिविडेंड 62,500. नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. सो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. सो ऑन पेमेंट साइड 7,950 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 7,950. नेक्स्ट, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ये भी कैश बुक में एडजस्ट होगा. सो देखो कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
ओके, बट कैश सेल्स रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम, सो कैश अकाउंट डेबिट होने की जगह बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रॉन्ग एंट्री हुई है ना. दिस इज करेक्ट एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री. ओके, तो करेक्ट मतलब हमें कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, एंड जो रॉन्ग डेबिट हुआ है बैंक को उसको क्रेडिट देना पड़ेगा. सो अभी क्या करेक्शन एंट्री करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट मतलब क्रेडिट साइड को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड कैश सेल्स 1,27,500. ये हो गया. देन कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सो जब चेक रिसीव होता है फ्रॉम कस्टमर तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. सो जब चेक डिसऑनर होगा तब इसकी एंट्री रिवर्स करनी है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 65,000, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 65,000. सो क्रेडिट साइड को बाय ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, बाय कस्टमर अकाउंट या बाय डेटर अकाउंट 65,000. ओके, चेक डिसऑनर्ड. देन नेक्स्ट रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ये BRS में आएगा क्योंकि ये एरर किसने किया है, बैंक ने एरर किया है. सो कैश बुक के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, तो अभी हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कैश बुक का. दिस इज एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड ये आप रिकॉर्ड करोगे इन ट्रायल बैलेंस. ओके, सो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, द बैंक बैलेंस ऑफ ₹14,80,800 will appear in trial balance as on 31st March 24. सो एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो लिखना होता है इन ट्रायल बैलेंस. अभी इससे हम BRS स्टार्ट करेंगे. सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन होता है, एज ऑन 31st March 24. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 14,80,800. अभी BRS के एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट ये क्रेडिटेड. सो यहाँ पर चेक डिपॉजिट किया है मतलब हमने रिसीट दिखाई है कैश बुक में, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा एंड पासबुक में एंट्री नहीं है, तो ये रिसीट हमें रिवर्स करने पड़ेंगे. सो ये लेस करना है. सो 22,37,500 लेस करेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. देन नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड मतलब पेमेंट की एंट्री कैश बुक में दिखाई है बट पासबुक में एंट्री नहीं है क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ है चेक अभी तक. सो हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है. सो जो हमने पेमेंट दिखाया है उसको हम रिवर्स करेंगे, तो ये 17,81,000 ऐड बैक करना होगा. सो ये ऐड बैक करेंगे, एड चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 17,81,000. बाकी सारे एंट्रीज कैश बुक में एडजस्ट किए हैं. ओनली लास्ट रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. सो बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दिया है हमें, मतलब बैंक पासबुक में रिसीट दिखाई गई है. ओके, तो यहाँ पर भी कैश बुक में रिसीट दिखानी पड़ेगी, तो ये ऐड करना पड़ेगा 75,000. यस, सो 75,000 ऐड करेंगे. एड रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 75,000. ओके, एंड ये एडलेस करने के बाद आपको बैलेंस मिलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन ऑन BRS. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. यस, क्वेश्चन देखो क्या है. You are required to calculate the value of stock for inclusion in the final accounts for the year ended 31st March 24. So closing stock find out करना है आपको as on 31st March 24. So data क्या दिया है देखो. Closing stock is valued by Zebra stores on generally accepted accounting principles. Stock taking for the year ended 31st March 24 was completed by 10th April 24. So इनका stock taking हुआ है 10th April 24 को. The valuation of which showed a stock figure of ₹5,02,500 at cost
as on date of completion, as on the completion date. So this is the starting point, 5,02,500. After the end of the accounting year and till the date of completion of stock taking, sales for the next year were made for 20,625, profit margin being 33.33% on cost. So जो year end था, after the end of accounting year till the date of completion of stock taking, मतलब 1st अप्रैल से 10th अप्रैल तक का जो पीरियड था उसमें सेल्स देखो कितने हुए हैं. सेल्स आर 20,625 एंड प्रॉफिट मार्जिन है 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट. सो 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है. ओके, सो ये आपको दिया है सेलिंग प्राइस 20,625. सो इस पीरियड में जो सेल्स हुए हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ये 31 मार्च को हमारे पास थे गुड्स, वो 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल इस पीरियड में सेल हुए हैं. तो जो सेल हुआ है वो हमें एड बैक करना पड़ेगा, बट एड बैक करते वक्त हमें कॉस्ट ऐड करनी है. सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ वैल्यू ऑफ स्टॉक as on 10th April 24, 5,02,500 एंड पहले हेडिंग क्या देना है, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 24. सो हमने 10th अप्रैल से स्टार्ट किया है, तो जो सेल्स है वो हम एड बैक कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स एड बैक करना है. कॉस्ट ऑफ सेल्स आफ्टर 31 मार्च टिल स्टॉक टेकिंग. सो 20,625 माइनस 5,156. सो 20,625 into 25% is 5,156. ओके, सो ये इस रूल से आया. प्रॉफिट मार्जिन ये सबको पता होगा कि 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस. सो इसलिए 1/4 मतलब 25%. सो ये प्रॉफिट की अमाउंट है. सो वो हमने सेल्स के अमाउंट से माइनस की एंड वी गॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो ये हमने ऐड किया 15,469. नेक्स्ट क्या दिया है, परचेसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू 27,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. सो परचेसेस जो हुए हैं इस पीरियड में 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल, ये परचेसेस हमें लेस करने हैं. क्यों लेस करने हैं, क्योंकि 31 मार्च को ये स्टॉक में नहीं थे. ओके, बट 27 कॉस्ट है, हमें एक्चुअल प्राइस लेनी पड़ेगी. सो ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा 2,700. सो 27,000 माइनस 2,700. सो कॉस्ट ऑफ परचेसेस विल बी 24,300. वो लेस करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट. During this period, goods were added to stock of the markup price of rupees 900 in respect of sales return. Okay, so sales return हुए हैं इस पीरियड में, during this period. ये पीरियड मतलब कौन सा, 1 अप्रैल टू 10th अप्रैल में सेल्स रिटर्न आए हैं. सो 31 मार्च को ये गुड्स नहीं थे स्टॉक में, करेक्ट, तो ये सेल्स रिटर्न हमें माइनस करना पड़ेगा. बट हम मार्कअप प्राइस मतलब सेल प्राइस, सो हम सेल प्राइस नहीं लेस कर सकते, हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो 900 इज सेल प्राइस, इनटू 25% करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा एंड प्रॉफिट माइनस करके आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न. सो ये लेस करना है. 225 कैसे आया, 900 इंटू 25% विल बी 225. नेक्स्ट, after stock taking it was found that there were certain very old slow moving item costing 3,375 which should be taken at 1,575 to ensure disposal to an interested customer. So देखो, stock taking करने के बाद, stock taking मतलब फिजिकली स्टॉक काउंट करना है, वो करने के बाद एक आइटम था जिसकी कॉस्ट है 3,375. ओके, स्लो मूविंग आइटम मतलब क्या, उसका सेल जल्दी नहीं होता है, उसको स्लो मूविंग आइटम बोलते हैं.
सो 3375 कॉस्ट है उसकी, एंड ये जो अमाउंट है 1575, इट इज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है कि इट शुड बी टेकन एट 1575 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। सो देखो ये स्लो मूविंग आइटम है, मतलब इसका सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है तो हमें उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। सो प्राइस करने के बाद में भी वो सेल हो जाएगा। सो इसलिए 3375 कॉस्ट है एंड 1575 उसकी एनआरवी है, तो हम रूल लगाएंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का। सो ये 1575 पे लाना है। सो इसका जो डिफरेंस है 3375 माइनस 1575, ये हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टॉक टेकिंग करते वक्त उसको हमने एट कॉस्ट लिया था, बट अभी हमें वो एनआरवी पे लेना पड़ेगा। सो जो भी डिफरेंस है वो हम लेस करेंगे। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज 1800 लेस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, ड्यू टू हैवी फ्लड्स certain goods costing 4650 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 3750 on 31st March 24. Okay, due to heavy flood क्या हुआ है, देखो हमने कुछ गुड्स ऑर्डर किए थे 4650 के, बट वो गुड्स हमें बहुत लेट रिसीव हुए हैं फ्रॉम द सप्लायर। कब रिसीव हुए वो, जो आपने कस्टमर को डिलीवरी डेट बताई थी उसके बाद सप्लायर से आए हैं, और अभी आपका कस्टमर रेडी नहीं है, कस्टमर इज रिफ्यूजिंग टू टेक द डिलीवरी। ओके, एंड इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। सो वो एनआरवी 3750 पे आया है। सो अगेन वही रूल लगाना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला। सो 4650 माइनस 3750, सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। सो ये रिडक्शन 900 का वो भी हमें लेस करना पड़ेगा, एंड एड लेस करने के बाद यू विल गेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 24, 4,90,294। सो ये बहुत सारे आरटीपी में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्टडी मटेरियल में भी ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यस, क्या करना है, देखो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। सो एक ईयर का ही आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। Allow the same rate of depreciation as in the past and calculate depreciation to the nearest multiple of a rupee। मतलब राउंड ऑफ करना है आपको, अगर कोई पॉइंट में डेप्रीसिएशन की अमाउंट आ रही है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे आप। ऑल्सो शो ऑल द नेसेसरी वर्किंग नोट्स। सो आपको पता है जितने मशीनरीज आपके पास है उतने वर्किंग नोट्स आपको करने हैं। यस, क्वेश्चन देखो, द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ ₹95 लाख ऑन 1 April 23। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 April 23 का, इससे आप स्टार्ट करोगे आपका मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24, 1 April 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 लाख। नेक्स्ट डेटा पढ़ो, the books of accounts of the factory are closed on 31st March every year and the depreciation at 10% per annum is charged under the diminishing balance method. On 1st September 23, a new machine was acquired at a cost of ₹14 lakh and 44,600 was incurred on the same day as installation charges for erecting the machine. So ये 14 lakh 1 September 23 टू बैंक अकाउंट करेंगे 14 लाख एंड प्लस 44,600। सो ऑन डेबिट साइड 1 September 23 टू बैंक अकाउंट 14 लाख ओरिजिनल कॉस्ट प्लस दिस इज इरेक्शन चार्जेस 44,600। सो टोटल 14,44,600। देन नेक्स्ट, on 1 September 23 a machine which had cost of ₹21,87,000 on 1st April 21 was sold
फॉर 3,75,000. सो 1 सितंबर को एक सेल भी हुआ है. ओके, सो सेल के केस में आपको 3 चीजें याद रखनी है. फर्स्ट, डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल. ये सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल. सो इस केस में सेल की डेट है 1 सितंबर 23. तो 1 सितंबर 23 तक का हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद आपको सेल प्राइस पता है, सो वो बाय बैंक अकाउंट लिखोगे एंड देन आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. ठीक है. सो देखो ये मशीन की कॉस्ट दी है उन्होंने, वो है 21,87,000 एंड ये हमने परचेस किया था ऑन 1 अप्रैल 21. ओके, तो हमें अप्रैल 22, अप्रैल 23, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 23, ऐसे 2 साल का पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा एंड देन 2023 का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेटर पे लो 21,87,000 इंटू 10% मतलब 2,18,700 एंड माइनस इज इक्वल टू प्रेस करो. सो ये वर्किंग नोट ऐसे आपको दिखानी है. कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑन 1 सितंबर 23, cost as on 1 April 21, 21,87,000 less depreciation at 10% on 21,87,000, that is 2,18,700. So you will get WDV as on 31st March 22, that is 19,68,300. Again कैलकुलेटर पे आपके 19,68,300 होगा, इंटू 10% करो 1,96,830. So depreciation at 10% and minus is equal to WDV as on 31st March 23, 17,71,470. Now into 10% into 5 upon 12. So 73,811. So less depreciation at 10% and ये माइनस करके आपको WDV मिलेगी 17,71,470 माइनस 73,811. सो 16,97,659. दिस इज WDV एज ऑन 1 September 23. कंपेयर इट विथ सेलिंग प्राइस. लेस सेल प्रोसीड्स ऑन 1 September 23. सेल प्रोसीड्स कितने दिए थे? हाँ 3,75,000 ना. सो लेस 3,75,000. यस, बहुत ही लॉस है इनको. 13,22,659 का लॉस है. सो पहले हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ये 73,811. ये बाय डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड मशीन 73,811. देन बाय बैंक अकाउंट सेल्स का 3,75,000 एंड देन बाय लॉस ऑन सेल 13,22,659. देन नेक्स्ट another machine which had cost of rupees 21,85,000 on 1st April 22 was scrapped on 1st September 23 and it realized nothing. So जो भी WDV है as on 1st September 23 वो पूरा लॉस है. ओके, सो ये कैलकुलेटर पे लो 21,85,000 इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू, तो आपको 1 अप्रैल 23 का WDV मिल गया. ओके, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन स्क्रैप मशीन. सो ये 21,85,000 दिस इज कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 22. उस ईयर का डेप्रीसिएशन 2,18,500. सो WDV एज ऑन 31st March 23 19,66,500 इंटू 10% into 5/12 81,938 19,66,500
500 into 10% into 5/12 81,938. सो अभी माइनस करो ये डेप्रीसिएशन 19,66,500 माइनस 81,938 सो 18,84,562 ये पूरा लॉस है. हाँ, सो अभी इसके केस में डेप्रीसिएशन पहले रिकॉर्ड करना है. बाय डेप्रीसिएशन ऑन एसेट स्क्रैप्ड 81,938 एंड बैंक से तो कुछ आया नहीं, सेलिंग प्राइस कुछ नहीं है, तो वो पूरा लॉस. बाय लॉस ऑन स्क्रैपिंग द मशीन 18,84,562. ओके, अभी ये होने के बाद क्वेश्चन खत्म हुआ है. सो जो भी रिमेनिंग मशीनरी है उसके ऊपर का आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है. सो देखो ओपनिंग बैलेंस 95 लाख है. सो दिस इज बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 23 95 लाख. तो उससे आप क्या माइनस करोगे, जो मशीन इस ईयर में सेल हुए हैं वो माइनस करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन हो चुका है ना 5 मंथ्स का. बट उसका ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है आपको. 1 अप्रैल 23 का WDV माइनस करना है, क्योंकि ये भी 1 अप्रैल 23 का ओपनिंग WDV है. सो देखो ये 17,71,470 ऑफ मशीनरी सोल्ड एंड मशीनरी स्क्रैप्ड का 19,66,500. ये दोनों माइनस करके 95 लाख माइनस 17,71,470 माइनस 19,66,500 57,62,030 इंटू 10% 5,76,203. ओके, ये आ गया डेप्रीसिएशन. एंड जो 1 सितंबर 23 को हमने परचेस किया था इसके ऊपर 7 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा. सो कैलकुलेटर पे लो 14,44,600 इंटू 10% इंटू 7/12 84,268. एंड ये दोनों की टोटल करो 576,203. सो यू विल गेट डेप्रीसिएशन 6,60,471 फॉर रिमेनिंग एसेट्स बाय डेप्रीसिएशन. ओके, ये होगा 31 मार्च 24 को. ओके, यहाँ पर 1 सितंबर 23 करो एंड देन क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था डेप्रीसिएशन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल ऑफ एक्सचेंज. यस, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समर along with narration. So on October 2024 Summer sells goods to Amar for 25,000 plus IGST at 18%. So bill of exchange समर ने सेल किया है, समर के बुक्स में एंट्रीज करने हैं. तो एंट्री क्या होगी, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST. ओके, सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समर, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST. सेल्स को 25,000 लिख दिया. 25,000 इंटू 12 कितना परसेंट था, IGST का 18, सॉरी. सो 25,000 सेल्स के सामने इंटू 18% 4,500 प्लस इज इक्वल टू 29,500. सो आउटपुट IGST अकाउंट के सामने 4,500 एंड अमर अकाउंट डेबिट करना है 29,500. सो ये फर्स्ट सेल्स की एंट्री हो गई. नेक्स्ट, एंड ड्रॉज 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम. द फर्स्ट बिल फॉर चाहिए यहाँ पर, फॉर ₹15,000 फॉर 2 months एंड सेकेंड बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 months. ओके, सो देखो यहाँ पर फर्स्ट बिल 15,000 का है एंड सेकेंड बिल फॉर बैलेंस. सो यहाँ पर इंस्टीट्यूट कंसेप्ट
क्लियर है या नहीं वो चेक कर रही है। अमर से टोटल कितना रिसीवेबल है 29,500। सो कैलकुलेटर पे लो 29,500 माइनस फर्स्ट बिल है 15,000 का, तो 14,500 का सेकेंड बिल होगा। ओके, बिल में आईजीएसटी के अमाउंट इंक्लूड होगी या नहीं होगी ये कंफ्यूजन होगा। तो कस्टमर से आपको जितना रिसीवेबल है ना वो पूरा अमाउंट आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में आना चाहिए। सो बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 15,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 14,500 टू अमर अकाउंट 29,500। अभी आगे देखो, अमर accepts and returns these bills to Samar. Both the bills are sent to the bank for collection on 1st October 24. So bills sent for collection October 1st ही एंट्री है। हाँ, सारे एंट्रीज अभी तक के October 1 पे हुए हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 29,500 टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट 15,000 and 14,500। नेक्स्ट, in due course, Samar receives the information from the bank on the due date of the respective bill that the bill for rupees 15,000 has been duly met. So, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 15,000। ओके, एंड सेकेंड बिल का क्या हुआ, and the other bill has been dishonored. Noting charges paid on the dishonor of the second bill are 500. Okay, so dishonor मतलब अमर फिर से डेटर हो गया। So अमर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंड हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना नोटिंग चार्जेस का, सो टू बैंक। ओके, व्हेन बिल आर सेंड फॉर कलेक्शन पेमेंट हमें करना होता है। सो अमर अकाउंट डेबिट 15,000 दोनों की टोटल, अमर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 14,500 टू बैंक 500। ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन दिया है। हाँ, May 25 आरटीपी में। यस, सो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी क्वेश्चन हो गया। नाउ फाइनल अकाउंट्स। क्या है क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट करनी है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो देखो, चारू डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट्स under the name of Messrs Bella Wear on 1st April 23। so business start किया है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस कुछ नहीं होंगे ना, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। she had a saving of about 10 lakh, she invested 3 lakh out of her savings and borrowed equal amount from the bank। so 3 lakh उसने from savings डाले हैं, तो ये क्या हुआ कैपिटल, एंड 3 लाख का लोन दिया है। ओके, बोरोड इक्वल अमाउंट मतलब बोरोड सेम अमाउंट, सो जितना उसने कैपिटल डाला है उतना ही उसने लोन लिया है। शी परचेस्ड अ कमर्शियल स्पेस फॉर ₹5 lakh एंड फर्दर स्पेंट 1 lakh ऑन इट्स रिनोवेशन टू मेक इट रेडी फॉर बिजनेस। सो कमर्शियल स्पेस लेके उसका रिनोवेशन किया है, तो ये सब बिल्डिंग में जाएगा। हाँ, 6 लाख टोटल बिल्डिंग में जाएंगे। लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर आर एज फॉलोज। सो 4 इंस्टॉलमेंट्स उसने रीपे किए हैं। 15,000 प्रिंसिपल का पार्ट है, मतलब टोटल 60,000 का लोन उसने रीपे किया है, एंड उसके साथ इंटरेस्ट भी पे किया है। ओके, सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंडिचर है।
सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा. In view of further capital requirement, she transferred 2 lakh from her saving bank account to the bank account of the business. So ये additional capital है, bank account debit to capital. She paid security deposit of rupees 7,000 for telephone connection. So जो landline है वो रहता है ना, टेलीफोन लैंडलाइन, उसके कनेक्शन के लिए एक डिपॉजिट लिया जाता है, तो वो एसेट होता है क्योंकि वो रिफंडेबल है. जब भी हम कनेक्शन निकालेंगे टेलीफोन का तब वो हमें रिफंड मिलता है. ओके, इट इज नॉट टेलीफोन चार्जेस, इट इज टेलीफोन डिपॉजिट. तो ये आपको एसेट साइड को लिखना है. ओके, 7,000. देन फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 वॉज परचेज, तो ये भी एसेट है. ऑल पेमेंट्स वेर मेड बाय चेक एंड ऑल रिसीट्स इन कैश वेर डिपॉजिटेड इन द बैंक. सो ऑल रिसीट्स इन कैश वेर डिपॉजिटेड इन बैंक. सारे पेमेंट्स बाय चेक होते हैं एंड जो भी कैश रिसीट्स है वो भी सब बैंक में डिपॉजिट किए हैं. सो मतलब इनके पास कुछ भी कैश बैलेंस नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स. सो टोटल सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, कार्टेज आउटवर्ड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टोटल परचेसेस, टेलीफोन चार्जेस, traveling expenses, maintenance expenses, electricity expenses payable. Other information, she withdrew 5,000 by check each month for her personal expenses. So ये drawings हुए, 5,000 पर month है, मतलब 12 months का 60,000 हो गया. Then depreciation on building at 5% per annum and oil furniture हुआ है तो वो and ऑन फर्नीचर चाहिए, ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम. सो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स आपको पता है, डिडक्ट फ्रॉम एसेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 24 5,50,000. इसके भी दो इफेक्ट्स पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. सो देखो ये जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का, वो उन्होंने ट्रायल बैलेंस एंड उसके नीचे एडजस्टमेंट इस फॉर्म में नहीं दिया है. ओके, उस फॉर्म में क्वेश्चन रहता तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में अगर आइटम्स है तो उसके एक इफेक्ट आते हैं एंड एडजस्टमेंट्स में है तो दो इफेक्ट आते हैं. ओके, बट यहाँ पर कौन सा भी आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो इसका मतलब सबके दो इफेक्ट देने हैं आपको. ओके, सो एक एक लाइन फिर से पढ़ते हैं. सो चारू हैज स्टार्टेड बिजनेस, उसके पास सेविंग में 10 लाख थे एंड शी इन्वेस्टेड 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग. ओके, सो ये 3 लाख का कैपिटल हुआ, तो इसके दो इफेक्ट कहाँ पर आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो हमें बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. वर्किंग नोट में हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख एंड बैलेंस शीट में हमारा दिखेगा कैपिटल इनर कॉलम में 3 लाख एंड उसने दिया है कि बोरोड इक्वल अमाउंट फ्रॉम बैंक. ओके, सो लोन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन. सो बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू लोन, टू बैंक लोन 3 लाख एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सो ये टू बैंक लोन 3 लाख बैंक अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को 3 लाख गया. नेक्स्ट क्या दिया है, शी परचेस्ड कमर्शियल स्पेस फॉर 5 लाख एंड फर्दर स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स रिनोवेशन. सो ये टोटल 6 लाख हम बिल्डिंग में डालने वाले हैं. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय बिल्डिंग 6 लाख एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड को भी बिल्डिंग 6 लाख आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, अभी लोन का रीपेमेंट है. सो 15,000 इंटू 4 60,000 एंड एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो बैलेंस शीट में जो लोन है उससे हम माइनस करेंगे ना 60,000. सो आउटर कॉलम में लोन का क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000 एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड को भी आएगा ना ये, बाय बैंक लोन रीपेड 60,000 एंड जो इंटरेस्ट अमाउंट थी उसकी टोटल करो 9,000 प्लस 8,550 प्लस 8,100 प्लस
7650 33,300 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड ये इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट 33,300 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को टू इंटरेस्ट 33,300. नेक्स्ट, in view of further capital requirement, she transferred 2 lakh from her saving bank account to the bank account of business. So ये एडिशनल कैपिटल है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख एंड बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे फर्दर कैपिटल 2 लाख. नेक्स्ट, शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 7,000 फॉर टेलीफोन कनेक्शन. सो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बताया था ये एसेट है, इट इज रिसीवेबल. सो और ये इसका पेमेंट हुआ है. सो पेमेंट साइड, बैंक अकाउंट के पेमेंट साइड को बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000 एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड को सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000. नेक्स्ट, furniture of 10,000 was purchased. All payments were made by check and all receipts in cash were deposited in bank. Yes, so furniture purchase के दो इफेक्ट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड एंड बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड को. सो बाय फर्नीचर 10,000 एंड बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर 10,000. ओके. नेक्स्ट, सो ये सारे पेमेंट्स बाय चेक है एंड जो भी कैश है वो डिपॉजिट की है इन बैंक. सो देयर इज नो क्लोजिंग कैश बैलेंस. अभी ईयर एंड के क्या क्या डिटेल्स है देखो. टोटल सेल्स 20 लाख. सो दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड. टू सेल्स, so to sales 20 lakh and trading account credit side buy sales 20 lakh. Next, electricity expenses paid. इसके दो इफेक्ट्स, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 40,000 इनर कॉलम में लिखे हैं एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय electricity expenses paid 40,000. Next, carriage outward 60,000. सेम सारे एक्सपेंसेस के वही इफेक्ट्स है, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पी एंड ए डेबिट साइड. सो बाय कैरेज आउटवर्ड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड 60,000 पी एंड ए डेबिट to carriage outward 60,000. Next, entertainment expenses, miscellaneous expenses, ये दोनों सेम, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड entertainment expenses and miscellaneous expenses and P&L के डेबिट साइड को. entertainment expenses 5,000, miscellaneous expenses 15,000. Next, total purchases. So trading account debit side and bank credit side. So trading account debit side, two purchases 17 lakh and then bank account credit side buy purchases 17 lakh. Next है टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. इसका तीनों का सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक में क्रेडिट साइड को टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड P&L डेबिट. टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल. सो इसके दो इफेक्ट्स, एड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड सेकेंड लायबिलिटी साइड. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में ऐड किया 20,000 एंड बैलेंस शीट
liability side, outstanding electricity expenses 20,000. Next, other information, she withdrew 5,000 by check each month for her personal expense. So drawings है 60,000 के drawings. So दो effects, bank account credit side by drawing 60,000 and second effect deduct from capital less drawing 60,000. Next, depreciation on building at 5% per annum and on furniture 10% per annum. Deduct from asset and P&L debit. So building पे 5% 30,000 and furniture पे 10% 1,000 minus किया है P&L debit. Okay. And next, last one, favorite, closing stock 5,50,000 trading account credit side and balance sheet asset side. 5,50,000 and balance sheet asset side closing stock. ओके इसके बाद आपको वर्किंग नोट में जो बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है वो क्लोज करना है. इसका क्लोजिंग बैलेंस आप लिखोगे बैलेंस शीट के एसेट साइड को 89,700 एंड देन नॉर्मल आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करो, P&L क्लोज करके नेट प्रॉफिट ऐड करना है. ओके सो ये था क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन May 25 RTP. आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. सो बाय बाय.